गरीबी के जो आखिरी लाइन होती है गरीबी की, वो मैंने देखी है। हमारे 10 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था। 10वीं तक मैंने वजीफा लिया और मैं मॉनिटर ही रहा, मैं सरपंच भी रहा। गांव के लड़के इकट्ठे किए, कोई गलियां बनानी, बिल्डिंग बनानी। मैंने कहा मैंने इतनी बिल्डिंगें बना रखी, 3 गाँव की पंचायत थी, इतनी बिल्डिंगें मैंने बना रखी, इतनी गलियां मैंने बना रखी। सारी पार्टियां, सारी जातियों में से एक एक आदमी दिखावे के तौर पर, जैसे दुकानों के ऊपर पुतले खड़े होते हैं पोशाक बना के, ऐसे ही पोशाकें लगा करके इनको गद्दी पे बिठा देते हैं। इनके कहने से एक चपड़ासी भर्ती नहीं होता। तो सारे एमएलएज के अंदर आक्रोश तो था ही, और हम सब ने मिलकर बंसीलाल को हटा दिया और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बना दी। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज़ विश्व प्रेम सफ़र के एक सीरीज़ तैयार कर रहा है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सफ़र करके एक मुकाम हासिल किया है, उस मुकाम का जो सुकून है वो किस प्रकार का है। शुरुआत में जब बचपना था तो किस तरह का जीवन था, जवानी आई तो किस तरह का जीवन था। आज हमारे साथ शख्सियत हैं राजकुमार सैनी जी। तो राजकुमार सैनी जी को आप सब जानते हैं, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग या फिर जिस तरह की राजनीति की है वो दबंग कहलाए हैं। सरकार से भी जब उन्होंने पंगा लिया तो वो डरे नहीं, डटे नहीं, समाज के साथ खड़े हुए। खैर, वो एक अलग इंटरव्यू होगा। तो सैनी साहब बताएं कि आपका जीवन बचपन से लेकर के आज तक का कैसा रहा। जो बचपन के दिन थे, पढ़ाई के दौरान आपके जो माता पिता हैं, किस तरह का उन्होंने आपको एजुकेशन दिलाई, क्या रहा आपके जीवन के बारे में बताएं। देखिए खंडेलवाल साहब, मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आज आप जिस भाव से पूछना चाह रहे हैं, वैसे तो अपने मुंह से बात कही अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने जो आखिरी लाइन होती है गरीबी की, वो मैंने देखी है। क्योंकि मेरे घर पे 1 इंच ज़मीन नहीं थी जब हम पैदा हुए। हम तो नहान वाले राजा के, हमारे बाबा जी एक इंतजामिया, जिसको सुपरविज़न कहते हैं, वो किया करते थे। और लेटर ऑन जब पढ़ाई का समय था, हमारे 10 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था। ऐसा होता है कि एक जो पढ़ने लिखने का जो एक रुआब पैदा हुआ। मैंने पहली पक्की में जब दाखिला लिया था और उससे 10वीं तक मैंने वजीफा लिया और मैं मॉनिटर ही रहा। जाना चाहे वो प्राइमरी स्कूल था, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था नारायणगढ़, उसमें मैं मॉनिटर के तौर पर काम करता था अपनी क्लास। आज भी मॉनिटर की ही भूमिका निभा रहे हैं आप। बस मैं खंडेलवाल जी यही बात कहूँगा कि भाव मेरे तब भी यही थे कि मैं क्लास में कभी पीछे नहीं बैठता था, सबसे आगे बैठता था। और मैथ में मैं 100% नंबर ही लिए 10वीं क्लास तक। कभी मैथ में जो है ना, ये नहीं कि 99 या 90% रहे हों। हमेशा कैलकुलेशन के ऊपर ही मैंने अपना जीवन बसर किया है, बस इतना देख करके। लेकिन जब माता पिता के पास ज़मीन नहीं थी, बाणे पाँव, मतलब जब जूती पैर में नहीं होती थी, तो 10 किलोमीटर बिना जूती से सर्दियों के दिनों में या गर्मियों के दिनों में सड़क तपी होती थी या बर्फ़ पड़ी होती थी, तो जब जाया करते थे तो कई बार तो जो न रास्ते में धूनी लगा करके भी सेका करते थे। दो आने की फीस लगती थी, 6 पैसे का एक अन्ना होता था। और 2 अन्ने भी मेरे पिताजी से कभी घर से कैश नहीं मिले, वो भी लाला की बाही में 2 रुपये सैकड़े के ऊपर लिखे जाते थे। वो ऐसी स्थिति भी मैंने देखी है कि जो मार्च और फरवरी का महीना होता है, उसमें हमारे घर पर कई बार जो है ना, कई परिस्थितियां ऐसी रही कि दाने मुक गए और ऊपर से फसल अभी देरी है मार्च के महीने में 10 दिन की, 15 दिन की, और उधार भी नहीं मिल रहा और पैसे भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कच्ची कणक काट करके, भून करके भी 3-3, 4-4 दिन गुजारा किया हुआ है। और 4 रुपये की बाल मजदूरी मैंने की हुई है। स्कूल में जाने के बाद हम लकड़ी काटने वालों के पास वो छोटी छोटी गठीरियाँ जो होती थी, वो बोरियों में भर के दिया करते थे। 1 बोरी का 1 रुपया मिलता था, उसमें भी हम 2-4 रुपये कमा लेते, 4 बोरी भर के। उन परिस्थितियों से निकल करके जीवन, जब मैट्रिक पास की, उसके बाद हायर सेकेंडरी 11वीं क्लास में हुए और
हमारी थर्ड डिवीज़न आई और जब थर्ड डिवीज़न आई तो सोचा कि भाई नंबर बहुत कम आए, लेकिन मन में पढ़ने का रुआब था। पिताजी ने कहा भाई अब रहने दे, बहुत पढ़ाई होगी, अब अपने खेत कल्याण का काम देख ले। तो ये 67 की बात है और 67 में ही 61-62 में ही जब रियासतें टूटी तो हमें सरप्लस ज़मीन अलॉट हुई और उस ज़मीन के ऊपर जब मैं अपने पिताजी की रोटी लेके जाया करता था तो घंटा घंटा हल चला करके फिर स्कूल में जाया करते थे। ऐसी स्थिति भी थी कि वो पिताजी अस्थमा के पेशेंट थे और उनकी जल्दी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो माताजी मेरे पक्ष में इस वास्ते थी, जब वो स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। माताजी कहती नहीं बेटे पढ़ ले, और रात रात को हल में चलाता था। जब स्कूल में गया तो पूरी रात हल जोत करके, कई बार ऐसा हुआ कि दिन में हल चलाया, दिन में स्कूल में गए, सुबह शाम हल चलाया। अभी माताजी सोई भी नहीं और हम शाम को 9 बजे पढ़ के सो गए और 11 बजे तक फिर आँख खुल गई कि हो भाई सवेर हो गई। तो फिर रात को लेके हल चले गए और सुबह पूरी रात हल जोता और कोई आया नहीं। कि सोचा कि उस वक्त तड़के में हल चलाया करते थे कि कोई भी नहीं आया गाँव से। तो महज इत्तेफाक ऐसी परिस्थितियों में तो दोबारा जाके पूरा खेत जोत करके फिर जाके पढ़ के सो गए और फिर कॉलेज गए। वो परिस्थितियाँ हमारे को अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर गई कि जब ज़मीन लौट हुई तो एक ट्रैक्टर लेकर के हमने, नदियाँ नाले थे सारे, पूरी ज़मीन जो गैर मुरुस्सी ज़मीन थी उसके ऊपर कहीं कहीं से मिट्टी डाल करके वो ज़मीन ठीक करके उससे किराया कर करके फिर उधर बीए का पढ़ाई भी हमारी ख़त्म हो चुकी थी और उधर हमने नौकरी का जब देखा ग्रेजुएशन के बाद तो हमें नहीं लगा कि हमें कोई नौकरी दे देगा। तो हम तो आंख बंद करके अपने काम पे जुट गए और उस ट्रैक्टर से हमने किराया कर करके 10 ट्रैक्टर फिर आड़त की दुकान खोली, शेल्डर लगाए, भट्टे लगाए। और भट्टे जब लगाए तो जिन लोगों को किसी ने ईंट उधार नहीं दी उन लोगों को मैंने ईंटें उधार दी और मैं सरपंच भी रहा। और सरपंच के नाते जो सरपंच मेरे दोस्त थे उन्हीं के साथ मेरा लेन देन चलता रहा। सैनी साहब, आप सरपंच के पद पे रहे, तो सरपंच के पद के साथ में आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो तो हम जानेंगे, लेकिन एक बिल्कुल गरीब घर का परिवार का लड़का किस तरह से यानी कि सरपंच बना देते हैं? एक एनकरेजमेंट थी मेरी माताजी की। हमारी माताजी बहुत दबंग लेडीज थी। वो कभी भी छल कपट और चोरी से जो है ना या कोई झूठ बोलने से बड़ी नफरत किया करती थी। बस उसी के गुण थे कि हमें मेहनत करना सिखाया, क्योंकि पिताजी तो जब मेरी 26-27 साल की आज वही गुण आप में हैं तभी आज कड़वे नजर लगते हैं आप। तो बस पिताजी की जल्दी डेथ होने की वजह से जिम्मेवारी सारी मेरे पर आ गई और हमने इतना देखा कि 74 में जब मेरी शादी हुई, उससे पहले मेरी बहन की शादी हुई थी। 3000 रुपये मेरे पिताजी ने कर्जे पे एक बढ़िया से उठाए थे। वो मेरी शादी तक 69 से लेकर के 74 तक वो कर्जा 3000 का पट नहीं सका था। 74 में हमारे खेतों में कंडियारी होती थी, रूसी जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमने गन्ना बीज दिया और गन्ना इतना ज़्यादा हुआ, एक ही साल में हमारे को उड़ान भरने का एक अच्छा मौका मिला। 10 एकड़ ज़मीन पे गन्ना बीज दिया और वो गन्ना उधर 74 में काल पड़ गया। इतना ड्राई एरिया था 74 के मेरा गन्ना जो है ना खादरवाई ज़मीन थी और इतना हाइट पकड़ गया। तो वो गन्ना जो है ना 16, 15, 15, 14 फुट की हाइट पकड़ा हुआ गन्ना 400 क्विंटल जब खेत में से निकला और 10 एकड़ में मेरे पास उस वक्त 40,000 रुपये बचे, सब किराया भाड़ा दे करके। और 40,000 रुपये बचने के बाद फिर तो जो कर्जा था वो भी पटा। अपने भाई बहनों की जो शादियां सर पे थी उनके लिए सोना, उनके लिए आभूषण बनवाने, उनके लिए मकान बनवाने, सब कुछ फिर एकदम से तैयारी हुई। और उस ट्रैक्टर के बलबूते फिर हमने 10 ट्रैक्टर भी भाड़ा करने के बाद आड़त के शल्लर के सारे काम में हम फिर निकले। फिर पीछे पलट के नहीं देखा। गांव की पंचायत में सरपंच रहने के बाद मैं ब्लॉक समिति सदस्य का भी इलेक्शन लड़ा, वो भी जीता। तो सैनी साहब, आपकी प्रेरणा कौन रहे राजनीति में आने के लिए?
जो प्रेरणा की बात आप पूछ रहे हैं, एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि नीलगायों से खफा होकर के मैं एक शिकारी को बुला के लाया। वो शिकारी जब मैं लेके आया तो उस वक्त खेत पे बहुत ज़्यादा जाड़ा जो है ना नीलगायें कर रही थी। तो रात को हम जनवरी के महीने में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए और महज इत्तेफाक ना कभी पहले सुना ना कभी उससे बाद सुना। ये जंगल जो है हमारे गांव के पास में, ये हिमाचल तक टच है और उसमें इत्तेफाक से कोई शेर आ गया और वो शेर चलता 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 100 फुट की दूरी तक हमारे नज़दीक तक पहुंच गया। हमने शिकारी को कहा, हम दोनों भाई बैठे और कहा भाई इसको चला गोली। बोलिया गोली अगर अंधेरे में ना लगी, देखिए इसकी आंखें इतनी जग रही हैं जैसे चांद की चांदनी रात थी और सामने खड़ा दिखाई दे रहा है और उसकी आंखें जग रही हैं। तो मैंने कहा सामने दिखाई दे रहा है। बोलिया भाई फिर भी मेरे पास 2 ही राउंड हैं और मेरा जो है ना रिश्तेदार वो राउंड लेके वहाँ पीछे घर पे रह गया। अब मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ शेर आता है। अब बड़ी मुशक्क़त है। बोलिया आप भागना नहीं, जब तक मैं बंदूक तान के रखूँगा तब तक शेर हटेगा नहीं और शेर का अगर नज़दीक आ जाएगा एकदम से रुकेगा नहीं तो फिर नज़दीक आए पर चलाऊँगा और मैं एक बार बंदूक रख के देख लेता हूँ। उसने बंदूक रख के अपना सर, शिकारी ने अपना सर नीचे कर लिया और हमारे बाजुओं के ऊपर हाथ रख लिए कि आप भाग ना जाएं। मैंने कहा हम भागेंगे नहीं, अगर आपका ये लकूना सेट बैठता है तो देख लेना, अन्यथा भाई आज मौत तो सामने खड़ी है। जैसे ही उसने बंदूक नीचे रखी और शेर आहिस्ता 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 निकल गया। उस दिन के बाद फिर मैं कभी खेत पे इसलिए नहीं गया कि भाई रात रात को मैं खेत पे जनवरी के महीने में बिना किसी कुटिया के, बिना किसी छान छपरी के, मैं ऐसे ही 2 रजाइयाँ लेकर के नीचे बिछाई, एक रजाई ऊपर लेकर के पड़ जाता था। ये परिस्थितियाँ जब देखने को आई तो मैंने कहा भाई इसमें तो कभी भी आ सकता है और मेरे पास तो कोई असला भी नहीं है। फिर हमने जो है ना दोबारा खेत की राखी पे जाने की बजाय अपना ध्यान व्यापार में लगाया और आड़त की दुकान फिर 78 में हमने ट्रैक्टर लिया और 80 में 80 के उसमें हमने फिर अपनी आड़त की दुकान, एक नया परचेजिंग सेंटर खुला था उसमें फिर। तो सैनी साहब जैसे आपने बताया कि सरपंच के बाद आपका ब्लॉक समिति है और उसके बाद आप MP, कैसा रहा सफर? देखिए जहाँ जहाँ मैं सरपंच जब था तो वीडियो जो था वो 10% सरपंचों से लिया करता था। मेरे गांव की आमदन कम थी और कम होने की वजह से वो ग्रांट, मैचिंग ग्रांट देने के लिए वो पैसे 10% पहले लेता था, फिर UGC के लिए फिर 10% लेता था। मैंने कभी और जब एस्टीमेट बनवाते थे तब भी पैसे लेते थे JEE। मैंने कभी बस मैचिंग ग्रांट के लिए जो 10% देना वही देना। उसके पश्चात जो है ना मैंने ना कभी UGC लिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ना एस्टीमेट बनाया। गांव के लड़के इकट्ठे किए, कोई गलियां बनानी, बिल्डिंग बनानी और सब फटाफट जो है ना शाम में उनकी पार्टी कर देनी और पूरे दिन में उनका जो है ना काम लेकर के जब MB भरी जाती थी तो हकीकत में मैं 100 रुपये के काम को, अगर 100 रुपये किसी काम के MB के हिसाब से लगने हैं, मैं उसे 75 रुपये में कर देता था और उसमें अपनी मोटरसाइकिल का खर्चा और घूमने फिरने का खर्चा और उन बच्चों की पार्टी का खर्चा सब निकाल के पैरेलल कर देता था। तो एक बार DC के पास मेरी शिकायत आई कि इसने अपने सरपंची काल में कभी कोई एस्टीमेट नहीं बनवाया और ना कभी UGC सर्टिफिकेट है। मैंने कहा मैंने इतनी बिल्डिंगें बना रखी, 3 गाँव की पंचायत थी, इतनी बिल्डिंगें मैंने बना रखी, इतनी गलियाँ मैंने बना रखी। भाई आपके MB के हिसाब से अगर आपके पैसे घटते हों तो मेरे को जो है ना मेरे खिलाफ कार्रवाई करना, अगर मेरे बढ़ते हों तो मेरे को वापस दे जाना। अगर किसी गली के ऊपर 100 रुपये लगने का एस्टीमेट आता था तो मैं 125-150 रुपये तक मतलब उससे डेढ़ा काम करके रखता था। अब जिसे कोई कंप्लेंट करनी है मेजरमेंट करो,
और कर दो। होनेस्टी मेरी सबसे बड़ी एक ताकत रही है हमेशा। आज भी मैं सरकारों के खिलाफ लड़ता हूँ, एक इंडस्ट्री का काम करता हूँ, कभी बिजली चोरी का, कभी लेबर के साथ अन्याय का, या कभी मतलब टैक्सों का, या कभी हेर फेर। मैंने अपनी ज़िंदगी के प्रिंसिपल में, अगर चोरी करनी है तो फिर किसी बैंक को फाड़ लो। जब नीयत से आपने मेहनत करनी है, तो मेहनत से जो बेजमीन घर से उठ करके एक व्यक्ति, आज मैं कह सकता हूँ हमारी लगभग 8-7 यूनिट है, 4 यूनिट हमारे LPG सिलेंडर बनाने के भी हैं, जिनमें लगभग 20% के करीब हमारी कंपनी जो उज्ज्वला योजना में हमने लाखों सिलेंडर जो है बना करके दिए, देश में हर घर तक, चूल्हे तक हमारा सामान रखा हुआ है। और ऐसे ही जो है ना स्टील इंडस्ट्री है हमारी, उसमें भी हजारों बच्चे जो है ना काम कर रहे हैं। अभी एक बाइक बनाने का भी कारखाना लगाया, वाल बनाने का भी कारखाना लगाया, हमारा पोल्ट्री का भी काम है। हमने जो है ना पीछे अपने बच्चों को भी एक ही बात सिखाई कि अन्याय के आगे बुज़दिल और कायर और चोर झुकते हैं। अगर आपके कारोबार में और आपके जहन में होनेस्टी है, होनेस्टी ही सबसे बड़ी ताकत है इंसान की। और भगवान से दुआ कर करके लोग, पत्थरों की पूजा में लोग लीन हैं। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि 5 बात छोड़ दे: झूठ, नशा, चोरी, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या। ये 5 बात छोड़ने के बाद इंसान अगर मानवता के लिए काम करें तो लोग उसे, जितने कबीरदास है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, या यूँ कहोगे महात्मा ज्योतिबा फूले है, भीमराव अम्बेडकर है, ये जितने भी महापुरुष, गौतम बुद्ध है, जितने भी लोग दुनिया पे आए, जिन लोगों ने मानवता के लिए काम किया, पहले अपने जीवन काल में उन लोगों को सम्मान मिला, जाने के बाद महापुरुष कहलाए, उसके पश्चात लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया। मैं भाव बस एक रखता हूँ, भेदभाव चाहे मेरा बाप भी करे, मैं उसके साथ भी भिड़ने में 1 मिनट नहीं लगाता, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं है भेदभाव। मेरा एक बेटा है, मेरे भाइयों के एक के 3 बेटे हैं, एक भाई के 2 बेटे हैं, लेकिन हमने अपना पूरा कारोबार 9 जगह डिवाइड कर रखा बराबर। ये नहीं कि मेरा बेटा कल्ला, हम तीसरा हिस्सा लेंगे, हम 3 भाई हैं, नहीं, हम 9 मेंबर हैं घर में, 9 यूनिट हैं। हमारी सारी पत्नियों की भी इनकम टैक्स की फाइल है, सारे बच्चों की भी इनकम टैक्स की फाइल है। हम चाहते हैं कि देश भी आगे बढ़े, लेकिन बदकिस्मती है आज जो राष्ट्रवादी बन रहे हैं। अपना यानी कि जो जिला परिषद के बाद आपने ये बताएं कि विधायक बने, सांसद बने, क्या रहा, वो कैसा अनुभव रहा? देखिए खंडेलवाल जी, एक ऐसा अनुभव था, हम चौधरी साधु राम के सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन वो महज जितनी देर हमने उसकी इमदाद की वो जीत नहीं पाए। लेकिन मेरी जानकारी इतनी हो गई, जिला परिषद के इलेक्शन के बाद मैंने एक फेयरवेल पार्टी दी, उसमें ओम प्रकाश चौटाला और फूलचंद मलाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोनों इकट्ठे आए। लोग लगे कहने कि भाई आप जो है ना किस तरफ जाना है, तो 2 नेता इनलो वाले भी और इस वाले कांग्रेस वाले एक ही मंच के ऊपर अलग अलग टाइम में आपके पूरा दिन फेयरवेल पार्टी में आए, किधर जाना, कौन सी पार्टी में मिक्स होना, कौन सी पार्टी में मिलना। मैंने कहा इन दोनों पे नहीं मिलना, क्योंकि बंसीलाल हरियाणा निर्माता कहलाता था। मैं कहा भाई उसके साथ चलेंगे, बोले उसका तो यहाँ कोई है ही नहीं। मैं कहा उसके हम हो जाएंगे। और जब हमने उसकी पार्टी के लिए वर्चस्व रात और दिन गीत गाए, रात के 10 बजे दिन में अपना काम करना, 9 बजे गाड़ी लेके निकलना और सारे एरिया में लाउड स्पीकरों से पूरे में प्रचार करना। लोग अपने आप रात को 11 बजे समझ लेते थे, जब मेरा लाउड स्पीकर बंसीलाल एक गीत गाता हुआ निकलता था, कब राजकुमार सैनी जा रहा होगा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब हम विधायक बनने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि भाई ये हरियाणा निर्माता तो नौटंकी कर रहा है। 5 भर्तियों में इस व्यक्ति ने SC और BC के 10% से आगे लोग नहीं लगाए। ये भेदभाव दूसरी पार्टियों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर लगाते थे हम,
लेकिन ये तो उनसे भी ज़्यादा जो है ना चोर निकला। तो उसके खिलाफ हम जब खड़े हुए ने पार्टी से निकाले, फिर पार्टी से निकाले तो सारे एमएलएज के अंदर आक्रोश तो था ही, और हम सब ने मिलकर बंसीलाल को हटा दिया और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बना दी। अब ओम प्रकाश चौटाला 3200 मास्टर लगाता है, और जिस 3200 मास्टरों की भर्ती में दलित और पिछड़े के लगभग 70% लोग मेरिट में थे। चौटाला ने वो लिस्ट फाड़ के और अपने लोग लगा दिए, और उस अफसर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी। और जब एफआईआर लॉन्च होगी वो तो अंदर गया जेल में, और इसने वो भर्ती, हमने जब इसका विरोध किया कि ये जाति है, ये एक किस्म से अनहोना काम आप कर रहे हो, और मीडिया में जैसे ही वो भर्ती का रिकॉर्ड उछला, हमने रिकॉर्ड लेकर के उससे गुप्ता दें और उसको जब मीडिया में दिया, तो उसके बाद मीडिया ने जो है ना उसको पूरा देश में फैला दिया। ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की जेल काट के अब बाहर आया, अब आय से अधिक संपत्ति में अंदर गया। तो जो सांसद का रहा आपका, तो वो सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैं बंसीलाल की सरकार में भी मंत्री था और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भी मंत्री रहा मैं। जैसे जब हमने विरोध किया तो उसने हमें निकाल दिया। उसके पश्चात मैंने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा गरीब तबके के भेदभाव के खिलाफ। लेकिन इन गरीब आदमियों को कोई पता नहीं है, इनके लिए तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे बीच में से, सारी पार्टियां, सारी जातियों में से एक एक आदमी दिखावे के तौर पर, जैसे दुकानों के ऊपर पुतले खड़े होते हैं बसाक बुरा के, ऐसे ही पोशाकें लगा करके इनको गद्दी पे बैठा देते हैं। इनके कहने से एक चपड़ासी भर्ती नहीं होता। लेकिन हम तो जब हमारा कहना नहीं मानता था, हमने तो सरकारों को चलता कर दिया। यही बीजेपी है। 2011 में मैं बीजेपी में शामिल हुआ, अपनी उस पार्टी से भी चुनाव लड़ा, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। कुछ समय के बाद मैं 2011 में जब बीजेपी में शामिल हुआ, उस वक्त जो है ऐसी स्थिति थी कि बीजेपी का कोई नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बीजेपी बैसाखियों के सहारे चलती थी। तब तक या तो बंसीलाल के सहारे, कभी चौटाला के सहारे चलती थी। लेकिन जब हमने पूरा प्रचार किया, अपने क्षेत्र से स्टार्ट हुई, और बीजेपी की एमपी की सीट मैंने कुरुक्षेत्र से जीती। ओम प्रकाश जिंदल को 2 श्रेणी खड़े होने के पश्चात हुई, मैंने लगभग 1.5 लाख 1,31,000 वोटों से हराया। लेकिन जैसे ही हमें 8 महीने अभी एमपी बने हुए थे, और इस 8 महीने के अंदर यूं कहूं कि वक्त का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला पिछले 6 साल से चल रहा था कि आरक्षण, कुछ जनरल जातियां आरक्षण के ऊपर अधिकार जमाए बैठी हैं, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झूठे कागजों के माध्यम से, नकली कागज पेश करके कैबिनेट के जरिए, बिना किसी आयोग की रिपोर्ट के बिना अपने लोगों को 9 स्टेटों में आरक्षण दिलवाया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर क्या था, कुछ लोग मतलब सरकार पर धौंस जमाने लगे कि सरकार गिरा देंगे, ये गिरा देंगे। और उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि आज अगर आरक्षण की बात है, तो भाई ये आरक्षण अगर इस तरीके से देना है, तो ये कॉपी मेरे आज भी जेब में पड़ रही है। ये जो था उस वक्त का विचार, मैंने उसी दिन कहा था कि आरक्षण अगर जाटों को भी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि जाटों को आरक्षण क्यों दे रहे, कि अगर जाटों को भी आरक्षण चाहिए और दूसरी जातियों, संपन्न जातियों को भी आरक्षण चाहिए, तो क्यों ना ये आरक्षण 100% कर दिया जाए। ये कॉपी मेरे पास हर लगभग 5 लाख कापियाँ छपवा का मैंने हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाई। ये कहा कि आरक्षण अब मेरी जात का मुख्यमंत्री बने, मुझे, मेरी जाति को फायदा होगा। अगर हम इसको परमानेंटली आरक्षण का आधार 1947 माने, 1931 माने, या आज का मान लें, एक बार जातिगत जनगणना करके 100% आरक्षण सभी जातियों का सुनिश्चित कर दो कि हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं, सबका हिस्सा सबको मिल जाए। इतना भर मैंने कहा था, तो मुट्ठी भर लोगों ने पूरे हरियाणा में आग लगा दी। राजकुमार सैनी ने हमारे आरक्षण का विरोध किया। मैंने कहा भाई कोई बाइट दिखाओ जिसमें मैंने कहा हो कि जाटों को आरक्षण क्यों दिया। मैंने ये कहा कि आरक्षण आज की मांग है कि 100%
ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर 4 ही जातियां रहेगी, इन चारों जातियों को भी दे दिया जाए और जनसंख्या जिसकी जितनी है उसको उतने हक संविधान की मूल धारा के मुताबिक मिलने ही चाहिए। लेकिन संविधान के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। सत्ता जिसके हाथ में होती है, अंधे बंडे रेवड़ियां दें अपनों को। इस भेदभाव के खिलाफ मैं आज भी लड़ रहा हूं। अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बनाने के बाद लाखों लाखों लोग रैलियों में इकट्ठे हुए, लेकिन ये गरीब तबका कमज़ोर है, दिमाग से मानसिक गुलाम है, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। इसको लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जोड़ जाते हैं, जाट नॉन जाट के नाम पर जोड़, जैसा सूत लगता है। बड़ी पार्टियां नाम बदनाम राजकुमार अगर बीजेपी 35 नारा लगा रही, लेकिन भाई अगर आपने अध्यक्ष तो उन्हीं को बना रखा और नारा जब आते हैं कुरुक्षेत्र तो 35 है, जब जाते हैं हिसार तो भाई वहाँ उनके वो कैंडिडेट हैं। एक हांडी में 2-2 पेट करके बीजेपी वालों ने लोगों को इस कदर पूरे देश को गुमराह कर दिया कि 20% मुस्लिम 80% हिंदुओं को खा जाएगा। जब तो ये हिंदू कहीं खतरे में नहीं आया, जब पूरे देश पर मुगलों का शासन था, उस वक्त तो ये सारे सिपे सलार जो आज हिंदुइज्म फैला रहे हैं, उस वक्त तो अकबर के दरबार में भी 9 रत्न यही हुआ करते थे, जहांगीर के पास भी और दूसरे राजाओं के पास, शेरशाह सूरी के पास भी। ये सारे उस वक्त तो इनको मुस्लिम दिखा नहीं। अब इनको मुसलमान और हिंदू बना करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद सैनी साहब। तो सैनी साहब का जो सफ़र रहा है, किस प्रकार से यानी कि इन्होंने बड़ी यानी कि मेहनत की है ज़िंदगी के अंदर, शुरुआत की, फिर सरपंची से लेकर के जिला परिषद, विधायक और एमपी तक, और आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को ये चला रहे हैं। तो हमारे चैनल पर और भी ऐसी शख्सियत के इंटरव्यू देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सैनी साहब, जिंदाबाद।